नमस्कार दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है 12 मई 2023 के राजस्थान करंट अफेयर्स के हमारे इस अंक में। तो शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपकी आगामी आरएएस परीक्षा को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश भर के कुछ विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों और सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो इसी दौरान शौर्य पदक से सम्मानित किए गए हैं राजस्थान के संदीप झांझड़िया और ये मूल रूप से हैं झुंझुनू के। तो झुंझुनू के निवासी, झुंझुनू के बड़ौदा खुर्द जो गांव है वहाँ के ये निवासी हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है पुलवामा इलाके में एक सर्च अभियान के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया था। सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स अर्थात आरआर के ये जो है कर्मी रहे और इनके इसी प्रदर्शन की वजह से इनको शौर्य चक्र दिया गया है। कुल मिलाकर के 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें से राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया भी सम्मिलित हैं। तो ये नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने योग्य है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूरे देश भर में जो है बहुत से रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और इसी क्रम में राजस्थान का भी जो उदयपुर रेलवे स्टेशन है उसका भी रीडेवलपमेंट प्लान जो है कल लॉन्च किया गया और इसके अंतर्गत इसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भांति सुख सुविधाओं के साथ में डेवलप किया जाएगा। तो लगभग 20 से ज़्यादा लिफ्ट, एस्केलेटर्स, अंडरग्राउंड पार्किंग, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया समेत कई फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की जाएगी। रेल मंत्रालय ने इसका टाइटल रखा है स्मार्ट आउटलुक फॉर द स्मार्ट सिटी ऑफ द लेक। स्टेशन को जिस पैटर्न पर, जिस पीपीपी मोड पर डेवलप किया जा रहा है उसका नाम है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ट्रांसफ़र मॉडल। तो डीबीएफटी मॉडल इसको बोला जाता है। अलग अलग मॉडल होते हैं आपके पीपीपी में, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान है उसमें भी ये मॉडल्स दिए गए हैं। तो उसी तर्ज पर पहले आप डिज़ाइन करेंगे, फिर बिल्ड करेंगे, फाइनेंस और ऑपरेट करेंगे और बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी सरकारी संस्थान को या जो भी निजी संस्थान है उसे। केंद्र सरकार ने इस रेलवे स्टेशन के साथ साथ नई दिल्ली, मुंबई का सीएमएसटी और अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन, इन 3 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट को भी मंजूरी दी है। तो देश भर के 4 ये रेलवे स्टेशन है जिनमें राजस्थान का उदयपुर सम्मिलित है। दोस्तों, लगातार पुलिसकर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हाल ही में किशनगढ़ सिलोरा में जो है नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी और अब एक नई अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। दरअसल बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव जो है उसे मंजूरी दी गई है। ये कोई स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज नहीं होगी बल्कि एक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज है जहाँ पर 50 मीटर की 6 लाइनों में 50 मीटर की दूरी तक के जो पिस्टल फायरिंग के प्रशिक्षण है उसका फ़ायदा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को मिल पाएगा और इससे वे और अधिक सक्षम हो पाएंगे अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान की करंट अफेयर्स 2023 का हमारा पूरा का पूरा कोर्स आपको आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डेली पीडीएफ जो है वो भी आपको हमारी ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये प्रशासन एवं प्रबंधन का भी एक कोर्स हमने शुरू किया है फ्री ऑफ कॉस्ट आरएस जंक्शन ऐप पर, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के कौन से खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? तो युजवेंद्र चहल ने ये कारनामा किया है। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में ईडन गार्डन जो हमारा स्टेडियम है कोलकाता का, वहाँ पर युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए और इसके साथ ही आईपीएल में इनके 185 विकेट पूरे हो गए हैं। तो इन्होंने ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ा। युजवेंद्र चहल 185, ड्वेन ब्रावो 183, पीयूष के 174 है, अमित मिश्रा 172 और आर अश्विन 171। ये 5 सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में विकेट लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की। तो भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे इंडो थाई कारपेट भी कहते हैं, उसका 35वां संस्करण हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत जो है इस क्षेत्र में जो हमारे जितने भी व्यापारिक जहाज होते हैं उनके लिए सुरक्षा और इसके साथ साथ तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने के कार्य जो है किए जाते हैं। तो कारपेट जो है ये क्या करता है, 2 देशों की जो नौसेना है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है ताकि जो गैर अवैध रूप से मछली पकड़ी जाती है, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी या डकैती जैसी जो भी गतिविधियां होती हैं उनको रोकता है। तो अंडमान सागर की समुद्री रेखा में आयोजन हुआ
भारत और थाई सेना जो है ये 2005 से ही हर 2 साल में एक बार इस कारपेट को आयोजित करते हैं। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें भी। तो ये देख सकते हैं, ये भारत की पूर्वी सीमा है, समुद्र तटीय सीमा बे ऑफ बंगाल से जस्ट आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट के अंदर अंडमान सी स्थित है। ये म्यांमार और थाईलैंड की सीमा को टच करता है। इसी से आगे फिर मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए जो है कहाँ जाने को मिलता है आपको, दक्षिणी चीन सागर में। यहीं पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये हमारा निकोबार आइलैंड है और ये अंडमान आइलैंड है। नीचे आपका हिंद महासागर आ जाता है, इधर मालदीव, ये लक्षद्वीप सागर, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए लोकेशंस की कौन सा कहाँ पर स्थित है। 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, उसका 42वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया को इसकी मेज़बानी दी गई है और इसकी जो थीम अब की बार रखी गई है वो है आसियान अफेयर एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो आसियान का जो है विकास के पीछे आसियान को एक मजबूत केंद्र बनाने, और चूंकि आसियान की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो उसी लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है ताकि इस सम्मेलन के माध्यम से इनके संबंधों को और अधिक मजबूत करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आसियान की बात करें तो आसियान को स्थापित किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, और ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसके 10 देश हैं। शुरुआती देशों में सम्मिलित है आपके दोनों मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस और थाईलैंड और सिंगापुर, ये 5 देश 1967 के इसके संस्थापक देश हैं। और बाकी जो देश हैं एक एक करके इसमें धीरे धीरे जुड़ते गए हैं और वर्तमान में ये 10 देश इसमें सम्मिलित हो गए। तो आप देख सकते हैं इनकी लोकेशंस, म्यांमार भारत से सीमा टच करता है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, 5 देश तो ये स्थलबद्ध क्षेत्र हो गए। इसके बाद में आपके मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ पर, ब्रुनेई एक छोटा सा द्वीप, और फिलीपींस। ठीक है, तो ये और सिंगापुर जो है 50 से 60 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा शहर है लेकिन देश भी है। तो ये 10 के 10 जो है इसके सदस्यों के रूप में स्थित हैं। चलिए बात करते हैं आगे। इसरो द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका इन्होंने टेस्ट किया है जिसका नाम है SCE 200। तो SCE की फुल फॉर्म सेमी क्रायोजेनिक इंजन ही है और 200 जो है ये दर्शाता है इसकी 2 मेगा न्यूटन जो है अर्थात 2000 किलो न्यूटन की क्षमता को। ठीक है, तो ये डेवलप किया जा रहा है ताकि भविष्य के जो हमारे वाहन हैं उनको जो बूस्टर चरण हैं उनमें भी क्रायोजेनिक फैसिलिटीज़ दी जा सके। क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। दरअसल SCE 200 एक तरह का थ्रस्ट क्लास लिक्विड रॉकेट इंजन है जिसे भारत के आगामी हेवी और सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहनों को शक्ति देने के लिए विकसित किया जा रहा है। हैवी लॉन्च का मतलब होता है 20,000 किलो से लेकर के और 50,000 किलो तक के जो वजन के हमारे उपग्रह या जो भी यान हैं उनको LEO अर्थात लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत स्थापित करना। सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च जो है ग्रेटर देन 50,000 किलो, 50,000 किलो से ज़्यादा वजन के जो हमारे उपग्रह हैं उनको ये स्थापित करेगा। अब अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास में अभी है LVM-3 मॉड्यूल, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3। ये अभी जो क्षमता रखता है वो है 8,000 किलो तक के जो हमारे उपग्रह हैं उनको ये LEO में रख सकता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जबकि 4,000 किलो तक के जो उपग्रह हैं उनको ये जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट जितने भी हैं या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो LEO के बाद में अब हम आगे बढ़ाएंगे कौन से, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो अभी हमारे पास LVM है, आगे हमारे पास आ जाएगा NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो इंटरप्लेनेटरी मिशंस और बाकी मिशंस में काम आएगा। जो क्रायोजेनिक तकनीक होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, और दोनों को ही हमको क्रायोजेनिक स्टेज पे रखना पड़ता है जो कि 0 डिग्री से काफ़ी नीचे के तापमान पर, लगभग -271 डिग्री सेल्सियस और इस तरह के तापमान पर जो है काम करते हैं। अब यहाँ पर ये सेमी क्रायोजेनिक इसलिए क्योंकि इसमें एक और जहाँ हम कैरोसिन का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हमें लिक्विड फॉर्म में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, वहीं पर दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो है इसको हमें क्रायोजेनिक स्टेज में रखना पड़ता है।
तो अभी जो वर्तमान में हम विकास इंजन प्रयोग करते हैं बूस्टर्स के रूप में, वहाँ पर फिर इसका प्रयोग किया जाएगा, आपके इस SCE 200 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो यह है बेसिक जानकारी सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। टाइम मैगजीन प्रतिष्ठित मैगजीन है जो बहुत से लोगों को अपने कवर पर जगह देती है, और ऐसी छठी इंडियन सेलिब्रिटी बन गई है दीपिका पादुकोण, जिनको 2023 में टाइम मैगजीन के कवर पर जगह दी गई है। तो दीपिका पादुकोण जो है छठी ऐसी सेलिब्रिटी हैं। 2018 में उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनकी लिस्ट में भी टाइम्स ने सम्मिलित किया था। अगर बात करें इस मैगजीन पर जगह पाने वालों की, तो 1976 में परवीन बॉबी पहली ऐसी महिला बनी थी, 2003 में ऐश्वर्या राय, 2004 में शाहरुख खान, 2012 में आमिर खान और 2016 में प्रियंका चोपड़ा ने भी टाइम मैगजीन के कवर पर जगह बनाई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के प्रश्न जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।